गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग आज केसेस के बारे में पढ़ेंगे। केसेस अर्थात कारक, हिंदी में इसे कारक कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में केस का काफ़ी महत्व है। केस के अध्ययन के बगैर हम लोग किसी भी सेंटेंस को शुद्ध नहीं लिख सकते हैं। तो केसेस का डिफिनेशन दिया जाता है। केसेस इंडिकेट द ग्रामेटिकल फंक्शन of noun and pronouns according to their relations with the rest of in a sentence। अर्थात यह वैसा ग्रामेटिकल फंक्शन है जो कि नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में जो और भी वर्ड्स है उससे संबंध दर्शाता है। कारक केस अर्थात केस का हिंदी होता है कारक। तो कारक से अर्थात केस से किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप का पता चलता है। इससे पता चलता है कि नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य वर्ड्स के साथ किस प्रकार का संबंध है। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन का उस वाक्य में अन्य शब्दों के साथ कैसा संबंध है को व्यक्त करने के लिए केसेस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि केसेस से यह पता चलता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी वाक्य में क्या भूमिका है, अर्थात तो उसका कार्य क्या है, वो किस प्रकार से उसका यूज हो रहा है। आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में केसेस के 3 प्रकार हैं। सब्जेक्टिव केस, जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पोसेसिव केस। पहले हम लोग जानेंगे सब्जेक्टिव केस के बारे में। सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस, जिसे हम कर्ता कारक भी कह सकते हैं। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अर्थात जिस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, उसे उस नाउन को सब्जेक्टिव केस में होना कहा जाता है। यहाँ हम इसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे राहुल इज रीडिंग। राहुल इज रीडिंग, यहाँ सब्जेक्ट का काम हमारा कर रहा है राहुल, तो राहुल जो है सब्जेक्टिव केस में है। दूसरा है यू आर राइटिंग ए लेटर। यहाँ सब्जेक्ट है यू आर राइटिंग ए लेटर, तो यू सब्जेक्टिव केस में है। थर्ड सेंटेंस का हम लोग उदाहरण लेते हैं। बॉयज प्लेड क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेलते थे या लड़कों ने क्रिकेट खेला, तो यहाँ बॉयज जो है यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अर्थात वो सब्जेक्टिव केस में है। हमें सब्जेक्टिव केस की पहचान के लिए हु से हम प्रश्न कर सकते हैं कि जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि हु इज रीडिंग, अर्थात कौन पढ़ रहा है, तो उसका आंसर आएगा राहुल इज रीडिंग। तो हु का जो आंसर होता है वही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे यू आर राइटिंग ए लेटर, यहाँ हम सवाल कर सकते थे हु इज राइटिंग ए लेटर। बॉयज प्लेड क्रिकेट, अर्थात हु प्लेड क्रिकेट। तो अर्थात हम जान सकते हैं कि हु से जिस प्रश्न का उत्तर मिलता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है। इन वाक्यों में हम लोग जैसे देख सकते हैं हियर, राहुल, यू, बॉयज, ये सारे जो है सब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में है। और इनके वर्ब कौन से हैं? इनके वर्ब हैं रीडिंग, राइटिंग, प्लेड, गिव्स। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक भी कहते हैं, इसे कर्म कारक कहते हैं। When a noun or a pronoun is used as the object of a verb or preposition, we say that it is in the objective case। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में होना कहते हैं। जैसे यहाँ पहला उदाहरण से हम समझ सकते हैं, मोदी जी हेल्प्स मी। तो मोदी जी हेल्प्स मी, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कौन? मी। सेकेंड सेंटेंस है यू गेव हर ये बुक।
तो यहाँ ऑब्जेक्ट दो है, एक है हर और दूसरा है बुक। तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है और दोनों में से क्या डिफरेंस है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में प्रायः लिविंग ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे यहाँ मोदी जी हेल्प्स मी, सॉरी दूसरे सेंटेंस को हम लोग लेते हैं, यू गेव हर ये बुक। हर से किसी महिला का बोध हो रहा है अर्थात लिविंग का बोध हो रहा है, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक एक नॉन लिविंग है, तो यह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग यहाँ डिटेल कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स प्रायः नॉन लिविंग एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स प्रायः लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसी को हम लोग एक अलग नाम देते हैं डेटिव केस। जिन वाक्यों में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन वाक्यों में उन्हें डेटिव केस में होना कहते हैं। इनडायरेक्ट। इसके बाद हम लोग जानते हैं एक्यूजेटिव केस के बारे में। जब नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होकर के किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसे एक्यूजेटिव केस में होना कहा जाता है। जैसे योर पेन इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ऑन के बाद क्या आया है, बुक। तो बुक जो नाउन है, योर पेन इज ऑन द बुक, तो बुक जो नाउन है वो एक्यूजेटिव केस में है। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, सी इज इन द रूम। यहाँ इन जो है क्या है, प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, रूम। तो ये जो रूम है वो एक्यूजेटिव केस में है। अर्थात जब नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो उसे हम एक्यूजेटिव केस में होना कहलाता है। फिर एक अलग है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का अर्थ है कि जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए या उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है तो उसे वोकेटिव केस में होना कहते हैं। जैसे मोहन कम हियर, कि मोहन यहाँ आओ, अर्थात हम लोग मोहन को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। विनय गो टू स्कूल, विनय स्कूल जाओ, तो यहाँ हम लोग किसी को बुलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो मोहन और विनय जो है वोकेटिव केस में है, मोहन और विनय वोकेटिव केस में है। फिर तीसरा नंबर का केस है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का हिंदी होता है संबंध कारक, अर्थात जिससे हम किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार जमाते हैं या फिर हम लोग उससे एक संबंध स्थापित करते हैं, उसे पोसेसिव केस में होना कहते हैं। When the form of a noun or pronoun is used to express possession or relation, possession अर्थात अधिकार और relation का हिंदी संबंध है, या तो संबंध दर्शाते हैं या तो अधिकार दर्शाते हैं। तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, पोसेसिव केस में है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग, दिस इज रमन्स बुक, यह रमन की किताब है। तो रमन की किताब है तो किताब का संबंध किससे हो रहा है, रमन से हो रहा है। यू आर श्याम्स फ्रेंड, कि आप श्याम के दोस्त हैं। तो श्याम का संबंध यू का संबंध जो है श्याम से करवा रहा है, यू आर श्याम्स फ्रेंड। तो यहाँ श्याम्स, रमन्स ये सारे जो हैं पोसेसिव केस में है। आई एम योर ब्रदर, आई एम योर ब्रदर, तो योर जो है ये पोसेसिव केस में है। दीज आर हर टॉयज, यहाँ हर जो है पोसेसिव केस में है। तो इस प्रकार हम लोग पोसेसिव केस को हम लोग समझ सकते हैं, माई, आवर, योर, हर। इंपॉर्टेंट रूल, नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में,
नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में उसका रूप नहीं बदलता है, परंतु पॉसेसिव केस में बदलता है। नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में उसका रूप नहीं बदलता है, परंतु पॉसेसिव केस में उसका रूप बदलता है। जैसे राम है तो राम्स हो जाता है, श्याम है तो श्याम्स हो जाता है, राहुल है तो राहुल्स हो जाता है। परंतु जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का रूप प्रत्येक केस में बदल जाता है, प्रोनाउंस के रूप बदल जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस में आई है और पॉसेसिव केस में उसका माई माइन हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है। अर्थात वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उसके हम आई के स्थान पर मी लिखते हैं। फिर वी सब्जेक्टिव केस में है और पॉसेसिव केस में आवर और आवर्स है। यहाँ दो प्रकार के हैं, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है और एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। पॉसेसिव एडजेक्टिव है अर्थात इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा और पॉसेसिव प्रोनाउन के लगने के बाद कोई नाउन नहीं आता है। इसी प्रकार यू सब्जेक्टिव केस में है और पॉसेसिव केस में योर और योर्स है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है। फिर ही है, ही का पॉसेसिव केस हीज और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी का हर, हर्स, हर। इस प्रकार हम लोग इस टेबल को आद कर सकते हैं और आद करना ही इसका एक मात्र विकल्प है। अब हम जानेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब क्या होता है। कुछ वर्ब्स वाक्य में अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, बिकम, सिम्स, ईटीसी। उन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट को या उनके बाद आने वाले शब्दों को कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब कहा जाता है। अर्थात जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, कृष्णा इज ए लीडर। कृष्णा इज केवल अगर हम कहते हैं कृष्णा इज, कृष्णा है, क्या है पता नहीं, तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, लीडर। कृष्णा इज ए लीडर, तो लीडर जो है वो कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब है और इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये सबको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। सी बिकेम एन इंजीनियर। सी बिकेम, अगर हम लोग कहते हैं सी बिकेम, वह बनी, क्या बनी पता नहीं, अर्थात वाक्य अधूरा है। इसमें हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो जो जोड़ते हैं वो होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अब हम लोग जानेंगे केस इन ऑपोजिशन क्या है। केस इन ऑपोजिशन टू ए नाउन, जब किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन्स का प्रयोग किया जाता है तो दूसरे नाउन को पहले का केस इन ऑपोजिशन कहा जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी द पीएम अनाउंस द लॉकडाउन फ्रॉम 25 मार्च। यहाँ नरेंद्र मोदी द पीएम अर्थात एक ही व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी और पीएम। तो नरेंद्र मोदी द पीएम अनाउंस द लॉकडाउन फ्रॉम 25 मार्च। तो जो सेकेंड नाउन है पीएम, वो पहले नाउन का अर्थात नरेंद्र मोदी का केस इन ऑपोजिशन कहा जाएगा। ताहिनी द डांसर परफॉर्म्ड वेरी अट्रैक्टिव स्टडी। यहाँ द डांसर का प्रयोग ताहिनी के लिए किया गया है, तो ये भी डांसर शब्द जो है वो ताहिनी का केस इन ऑपोजिशन है। केस इन ऑपोजिशन के दोनों ओर कोमा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे इन वाक्यों में द पीएम और द डांसर, द पीएम द डांसर केस इन ऑपोजिशन है। अब हम लोग जानेंगे पॉसेसिव केस बनाने के नियम। सिंगुलर लिविंग नाउन्स में एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉसेसिव बनाया जाता है। जिससे राम लिविंग है और सिंगुलर है, तो राम में एपोस्ट्रोफी दिए, इसे एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। राम, ये एपोस्ट्रोफी का चिन्ह है। तो राम्स काव, सुमन्स मदर, काउज मिल्क, मैंस लाइफ, डॉग्स टेल। अगर सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी के साथ एस देना है। दूसरा नियम है प्लूरल लिविंग
प्लूरल लिविंग नाउन्स में अगर एस हो तो नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है, केवल एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगेगा। जैसे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स एजुकेशन, स्टूडेंट्स नेम। लेकिन अगर प्लूरल हो और उसके अंत में एस नहीं हो तो हमको एस लगाना होगा। जैसे चिल्ड्रेन प्लूरल है लेकिन अंत में इसका एस नहीं है तो यहाँ एपोस्ट्रोफी देने के बाद हमें एस लगाना होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, मैन, MEN मैन। इसका अगर पोसेसिव बनाना हो तो एपोस्ट्रोफी देने के बाद एस देना होगा। फिर थर्ड रूल है, नॉन लिविंग नाउन्स के लिए ऑफ का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं? पहले पोसेशन देंगे, फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे और अंत में नाउन देंगे। जैसे द नेम ऑफ द स्कूल, द लेग्स ऑफ द चेयर, द पीपुल ऑफ हिज विलेज, द पीपुल, द रोड्स ऑफ माई विलेज। लिविंग थिंग्स के लिए दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं जो लिविंग है। जैसे राम्स ब्रदर को द ब्रदर ऑफ राम भी लिख सकते हैं, डॉग्स टेल को द टेल ऑफ द डॉग भी लिख सकते हैं। कुछ समय, दूरी, वजन सूचक शब्दों के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस जोड़ के उसका पोसेशन बनाते हैं। जैसे ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी, ए ईयर्स टाइम, एक साल का समय, ए माइल्स लेंथ, एक मील की दूरी, 3 पाउंड्स वेट, 3 पाउंड का वजन। फिर जिन वस्तुओं का मानवीकरण किया जाता है ना, उनको भी हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके उनका पोसेशन बनाते हैं, या तो कुछ प्रसिद्ध वाक्यों में। जैसे नेचर्स लव, सन्स रेज, एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर, फॉर मर्सीज सेक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हिज विट्स एंड, एटसेट्रा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल के सभी वीडियो को देखें और अपने दोस्तों